तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स 2019 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में इन्होंने 2 कैपिलरीज दी हुई हैं जिनके डायमीटर दिए हुए हैं 5 mm और 4 mm। तो 2 कैपिलरी ट्यूब हैं, एक का डायमीटर 5 mm है और दूसरे का डायमीटर 4 mm है। आर स्टैंडिंग इन वाटर, दोनों वाटर में खड़ी हैं, वो पानी में खड़ी कर रखी हैं दोनों। द वाटर राइजेस 5.7 mm इन द फर्स्ट वन। तो जिसका डायमीटर 5 mm है उसमें वाटर जो राइज कर रहा है वो 5.7 mm तक कर रहा है। तो हाउ मच विल इट राइज इन द अदर कैपिलरी। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है R1H1। R1 यहाँ कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, H1 वाटर लेवल की हाइट है यहाँ पे। तो R1H1 इज इक्वल टू R2H2 जब कंपैरिजन करेंगे दोनों में। तो रेडियस फर्स्ट की जो है तो यहाँ से 5/2 ले लेंगे और उसमें इन्होंने हाइट दी हुई है H1, वो दे रखी है 5.7 mm। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 5.7 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे R2 4/2 हो जाएगी और H2 हमें फाइंड करनी है यहाँ से। तो H2 इज इक्वल टू 5 × 5.7/4 और ये सॉल्व होके आ जाएगा 7.12। तो इतने mm तक जो है वो उसमें वाटर राइज करेगा सेकंड वाली कैपिलरी ट्यूब। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 7.1 mm के लिए। अब 62 में व्हाट डज डिफ्रैक्शन इंडिकेट, यानी कि विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। तो डिफ्रैक्शन जो इंडिकेट करता है वो वेव नेचर को इंडिकेट करता है, राइट की। तो 62 में बी आंसर इसका बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। तो इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2π√L/G। अब T स्क्वायर इज इक्वल टू 2π स्क्वायर और L/G। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 2π/G, यहाँ पे 2π का स्क्वायर है और L। तो इसको तो एज ए कांस्टेंट हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसको रख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू KL। K को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया कि ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये किस तरह की इक्वेशन बन जाती है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक इक्वेशन कैसी होती है, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे ये y है वेरिएबल, इसकी 1 पावर है और इसकी 2 पावर है यहाँ पे। तो इसलिए ये इक्वेशन जो है एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला आएगा। तो 63 में सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। साउंड वेव्स इन हाइड्रोजन गैस आर विच टाइप। तो हाइड्रोजन गैस में जो साउंड ट्रेवल कर रही है तो वो किस तरह से ट्रेवल करेगी। तो वो साउंड जो होगी हाइड्रोजन गैस में वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी। तो 64 में बी। ये क्वेश्चन नंबर 65। इन एन एसी सर्किट रेजोनेंस कंडीशन इज। तो एसी सर्किट में इनमें से कौन सी कंडीशन में रेजोनेंस होगा। तो अगर कोई एसी सर्किट है तो उस एसी सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा Z वो इज इक्वल टू होता है R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो रेजोनेंस की कंडीशन में Z को मिनिमम होना चाहिए, जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम इम्पीडेंस तभी होगा जब XL माइनस XC 0 के इक्वल होंगे। तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 और XL जो होता है वो ओमेगा L के इक्वल होता है और XC जो होता है वो 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C और L इज इक्वल टू 1/ओमेगा²C। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो C बनेगी, L इज इक्वल टू
1/ω²c। अब ये क्वेश्चन नंबर है 66। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर शुड बी। आइडियल वोल्टमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ये इसमें बी आंसर है इसका, क्योंकि अगर हमें किसी सर्किट में सपोज यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है या कोई अप्लायंस लगा हुआ है ये ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मेजर करनी है। तो यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगा लिया। अब वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, सपोज वो आर है। तो अगर इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इस कैपिटल आर से स्मॉल है, अगर आर इज लेस देन आर है, तो उस केस में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट, मैक्सिमम करंट इधर को पास होना शुरू हो जाएगी। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम होगा आई मीन, तो उस केस में जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमम करंट इधर से पास होगी आर के क्रॉस। तो जब आर के क्रॉस पास होगी करंट, तो हमें यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर से ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमें एक्यूरेट मिलेगा। तो इसलिए वोल्टीमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल वोल्टीमीटर का वो इन्फिनिटी होता है। तो इसमें बी आंसर सही है इसका। 67 में ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 is immersed in a medium of refractive index mu1. The radii of curvature of the surface of the lens r1 and r2, तो फोकल लेंथ किसके इक्वल होगी? तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/f mu2/mu1 - 1 और 1/r1 - r2, ये फॉर्मूला इसमें होगा। तो इससे हम उसके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है 67 का। 68, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन एन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इज π/2, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ सर्किट। तो इन चारों में से उस सर्किट में आर और एल ये दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आर एल सर्किट में जो फेज का डिफरेंस होता है वो लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसलिए आर और एल जो है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें करंट का जो फेज डिफरेंस और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है इस सर्किट में ये VL होगा, तो ये कहीं फाई एंगल पे आएगा। तो इसलिए इसमें जो फेज डिफरेंस आता है वो 0 से π/2 के उसमें रहता है। इधर ये VR है, तो ये एक इसका ऑप्शन है सही 68 में। 69 में इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस ऑफ मेटल से निकलते हैं। तो इसमें 69 में बी राइट आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन जो है वो रेशियो होता है चेंज इन कन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिगरेशन का। तो चेंज इन कन्फिगरेशन और ओरिजिनल कन्फिगरेशन दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसमें सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसमें कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन के लिए। तो ये थे 10 क्वेश्चन 61 से 70 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।